नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की आप नोट्स बना सकें, इसके लिए जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां से आप डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको ठीक है प्रोवाइड जो पीडीएफ के साथ साथ अन्य भी जितने भी जो डिकोड एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियोस होती है, जो क्लासेस होती है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारा कि केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में गैर कानूनी गतिविधि निवारण न्यायाधिकरण का गठन किया है? तो गैर कानूनी गतिविधि निवारण न्यायाधिकरण का गठन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो है एक गैर कानूनी गतिविधि निवारण न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो बात करें, ये जो न्यायाधिकरण है इसका जो गठन किया गया है, ये बेसिकली देखिए जो जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी है उसको गैर कानूनी घोषित करने के विषय पर निर्णय लेने के लिए जो है इस निवारण न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। गृह मंत्रालय ने देखा जाए इसी महीने की 5 तारीख को, यानी कि 5 अक्टूबर को, ठीक है 5 अक्टूबर को ये जो डेमोक्रेटिक जम्मू कश्मीर की जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी है उसको गैर कानूनी संगठन घोषित किया था। और ठीक है, इसी पर जो है निर्णय लेने के लिए जो है कि ये जो गैर संगठन घोषित किया गया इसे, ठीक है डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को, इसी पर जो है निर्णय लेने के लिए ये निवारण गतिविधियां जो ये निवारण न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। ध्यान रहे दोस्तों, इसका बेसिकली ध्यान रखिएगा कि अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है। तो मंत्रालय ने देखा जाए एक अधिसूचना में कहा कि न्यायाधिकरण में ठीक है कौन शामिल होगा दोस्तों? तो देखा जाए दिल्ली उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है न्यायमूर्ति सचिन दत्ता जो है वो शामिल होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गैर कानूनी गतिविधि निवारण न्यायाधिकरण का गठन कहाँ किया गया दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। आज का हमारा अगला प्रश्न दिवस से रिलेटेड है कि हाल ही में कब विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया है? तो विश्व विकास सूचना दिवस दोस्तों कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 24 अक्टूबर को। देखिए 24 अक्टूबर को हम विश्व विकास सूचना दिवस भी मनाते हैं। इसी दिन हम यूनाइटेड नेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। विश्व पोलियो दिवस भी हम इसी दिन मनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कई दिवस हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। तो यहाँ पे जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है हर साल ठीक है विश्व विकास सूचना दिवस यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का बेसिकली उद्देश्य क्या है मनाए जाने का? तो विकास की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करना है। समग्र विकास और विकास के लिए उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी मजबूत करना इसका उद्देश्य है। विश्व विकास सूचना दिवस की स्थापना दोस्तों कब किया गया था? तो यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा किया गया था, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। कब किया गया था? 1972 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर ही किया गया था। तो जब संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं, इसी दिवस के अवसर पे जो है हमने विश्व विकास सूचना दिवस की भी स्थापना किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसी के साथ साथ एक अन्य दिवस की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। हर साल देखा जाए 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है। इस दिवस की बात करें दोस्तों तो इसे अन्य दिवस के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि विश्व ठीक है हिम तेंदुआ दिवस के भी नाम से जाना जाता है। और पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? तो ये मनाया गया था 2014 में मनाया गया था। ठीक है, हिम तेंदुए के संरक्षण, इस दिवस को मनाए जाने का बेसिकली उद्देश्य क्या है? जो हम अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाते हैं, तो एक तरीके से जो हिम तेंदुआ है दोस्तों इसके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हिम तेंदुए को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में कब घोषित किया गया था? तो 2015 को जो है हिम तेंदुए के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो ये कुछ अन्य इंपॉर्टेंट भी चीजें जो आपके एग्जाम के लिए जरूरत है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखे कुछ महत्वपूर्ण दिवस को डिस्कस किया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली देखी गई है? तो पेंट ब्रश स्विफ्ट जो तितली देखी गई किस राज्य में देखी गई? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों। तो ये देखा गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये तितली जो है ये हिमाचल प्रदेश के ठीक है चंबा जिले में पहली बार जो है पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली देखी गई है।
और इस तितली की तस्वीर जो है कैद किया गया और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया गया। ठीक है, इस तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके पहले देखा जाए लगभग अगर हम हिमाचल प्रदेश में देखें तो दोस्तों हिमालय की बात करें तो हिमालय में लगभग जो है 430 जो है तितलियों की प्रजाति पाई जाती हैं। और ये जो कि पूरे भारत में जितनी भी तितलियां पाई जाती हैं उनका ये लगभग कुल भाग का 25% है। तो एक तरीके से जितनी भी भारत में तितलियां पाई जाती हैं उनका 25% लगभग, यानी कि 25% जो कि कितना 430 तितलियों की जो प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है, हिमालय में पाई जाती है। अगर हम इस तितली की बात करें पेंट ब्रश स्ट्रिप तितली की, तो ये किस फैमिली से रिलेटेड है, तो ये देखा जाए ठीक है हेस्पेरिडे फैमिली से संबंधित ये तितली है। और इस वर्ष जो है एक क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान जो है इसे देखा गया, इसकी तस्वीर खींची गई। और इसके पहले देखा जाए दोस्तों इसकी जो खोज की गई थी इस तितली की 1878 में इसकी खोज की गई थी। और इसकी खोज करने के बाद ये हिमाचल प्रदेश में जो है ये कभी नहीं दिखाई दी और अब ये पहली बार जो है ये दिखाई दी काफी लंबे समय के बाद और इसकी तस्वीर खींचा गया पहली बार और डॉक्यूमेंट किया गया। अगर हम पेंट ब्रश स्ट्रिप तितली की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो पूर्वोत्तर में, मध्य और दक्षिण भारत में ये हमेशा देखी जाती है और उत्तराखंड में ये रेयर है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसकी पहचान क्या है पेंट ब्रश स्ट्रिप तितली की, तो ये जो है इसकी ऊपरी जो इसकी पंख है उस पे दो अलग अलग जो है स्थानों पे स्पॉट के आधार रहते हैं, इसीलिए इसको जो है पेंट ब्रश स्ट्रिप तितली के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, कहाँ देखी गई, तो ये पहली बार जो है ये पेंट ब्रश स्ट्रिप तितली जो है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में देखा गया है। ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए इसको शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि आसियान और पूर्वी एशिया के राजदूतों के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, या फिर हम कह सकते हैं कि आसियान और पूर्वी एशिया के राजदूत के क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया आपके सामने देखिए, आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसका करेक्ट आंसर है डी है। ठीक है, सिंगापुर में। तो यहाँ पे जो है अक्टूबर यानी कि इसी महीने में जो है आसियान और पूर्वी एशिया के राजदूतों का जो क्षेत्रीय सम्मेलन था दोस्तों ये सिंगापुर में आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की गई भारत की तरफ से वो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया। देखिए वो यात्रा पे भी गए थे, वियतनाम गए थे, सिंगापुर गए थे। इस सम्मेलन के दौरान देखिए बहुत सारी चीजों की चर्चा किया गया और चर्चा में देखिए क्षेत्रीय स्थिति और भारत के लिए इसके संभावित प्रभाव का भी आकलन करने पर यह क्या था, ये सम्मेलन बेसिकली केंद्रित था। और यहाँ पे जो है जो हमारे देश के विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर उनकी सिंगापुर की ये पहली जो है आधिकारिक यात्रा थी। यात्रा के दौरान देखा जाए एस जयशंकर जो है वो वियतनाम जो प्रधानमंत्री हैं वहां यानी कि फान चिन का भी ऐसे उनकी मुलाकात हुई। और इस बैठक में ठीक है आसियान को मजबूत करने और उनको किसी भी गुटबंदी से दूर रखने पर सहमति व्यक्त की गई है। आसियान की दोस्तों बात कर लें क्या है आसियान, जिसे हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1967 में किया गया था। तो एक बैंकॉक जो है घोषणा जिसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन कहते हैं, जिसे हम आसियान घोषणा पत्र कहते हैं, इसी के द्वारा जो है 5 संस्थापक राष्ट्रों के द्वारा ठीक है, यानी कि वर्तमान में देखिए इसमें जो है आसियान में 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, 10 मेंबर्स कंट्री जो है इसमें शामिल है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो 5 जो है संस्थापक राष्ट्र थे जिनके हस्ताक्षर के साथ ही जो है आसियान की स्थापना की गई थी। और ये संस्थापक राष्ट्र कौन है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड, ये संस्थापक राष्ट्र थे। आगे चल करके धीरे धीरे 5 अन्य देश भी जुड़े जिसमें से सबसे पहले बोर्नियो जुड़ा 1984 में, फिर वियतनाम देखिए 1995 में जुड़ा, लाओस एंड म्यांमार 1997 में, फिर कंबोडिया जो है 1999 में आसियान का सदस्य बना। अगर ये पूछते इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ना सिर्फ ये सम्मेलन इंपॉर्टेंट है आपके लिए बल्कि ध्यान रखिएगा ये जो आसियान है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। किस देश में किया गया दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा ये मध्य एशियाई देश है दोस्तों कजाकिस्तान, वहां पे आयोजित किया गया। तो यहाँ पे अक्टूबर 2023 में जो कजाकिस्तान में ठीक है ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान में भारत और मध्य एशियाई देशों के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ठीक है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उनका सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन जो आयोजित कहाँ किया गया तो कजाकिस्तान की जो राजधानी दोस्तों अस्थाना वहां पे इसका आयोजन किया गया। और ये जो है भारत और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है ये उनका दूसरा सम्मेलन था, यानी कि इसके पहले भी एक सम्मेलन हुआ था, अब ये दूसरा सम्मेलन है।
सम्मेलन में देखिए भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे वही भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, और इस समय वर्तमान में कौन है? वो अजीत डोभाल है। और बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था? ये जो बैठक हुई है दोस्तों मध्य एशिया, ठीक है, और भारत की जो बैठक हुई है, सम्मेलन जो हुआ है, इसमें बेसिकली अफगानिस्तान की स्थिति पर, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करना और भारत के मध्य एशियाई देशों के संबंधों को बेहतर बनाना, ये इस बैठक का बेसिकली उद्देश्य था। यहाँ पे जो कि बैठक दोस्तों कजाकिस्तान में हुई। कजाकिस्तान मध्य एशिया का ये देश है और आपके सामने कजाकिस्तान का मैप खुला हुआ है। दोस्तों कजाकिस्तान की अगर हम भौगोलिक स्थिति को देखें तो ये पूरी तरीके से सिर्फ एक और सिर्फ इसकी जो सीमा लगती है ठीक है, कैस्पियन सी से लगती है। और देखिए ये देखा जाए उज्बेकिस्तान से, किर्गिस्तान से, ठीक है, चाइना से, ठीक है, और रशिया से ये अपनी सीमा को साझा करता है। और इसकी जो राजधानी दोस्तों अस्ताना है, और ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड यानी कि इसकी कोई भी सामुद्रिक सीमा नहीं है और इसकी राजधानी आस्थाना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भारत और मध्य एशियाई देशों का जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सम्मेलन था, ध्यान रखिएगा दूसरा सम्मेलन था ये कजाकिस्तान की राजधानी आस्थाना में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया? ठीक है, किस राज्य में जो है आयोजित किया है? ठीक है, किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए है। तो सुरक्षा अभ्यास दोस्तों जिसका नाम है प्रस्थान, ये अभ्यास जो है ये काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश का जिला है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में पूर्वी सेना कमान भारतीय नौसेना के तत्वाधान में, ठीक है, कोमोडोर रजनीश शर्मा नौसेना अधिकारी प्रभारी, इन्होंने आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो सुरक्षा अभ्यास जो है प्रस्थान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। यहाँ पे अभ्यास में देखा जाए यह जो अभ्यास है ये ONGC, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की रिग जहाज प्लेटिनम एक्सप्लोरर और वेदांत लिमिटेड के RG फिक्स्ड ऑयल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया था। और इस अभ्यास का बेसिकली उद्देश्य क्या है? तो आकस्मिकताओं से, ठीक है, अगर कोई अचानक से कोई जो है समस्या उत्पन्न हो जाए तो आकस्मिकताओं से निपटने में प्रतिक्रियाओं का पूर्वाभ्यास करना, ODA में सुरक्षा तंत्र की प्रभावकारिता की जांच करना। इस अभ्यास में देखिए जो भारतीय नौसेना की कौन कौन सी जहाज शामिल हुई, तो यहाँ पे INS कोरा है, INS तिहाऊ है, ठीक है, 4 तत्काल सहायता जहाज, समुद्री कमांडो, विस्फोटक अध्यादेश, निपटान टीम और हेलीकॉप्टर जो है वो शामिल थे। यहाँ पे साथ ही साथ जो है ICG जहाज है जिसका नाम है कनकलता बरुआ, वो भी इस अभ्यास में शामिल थी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो अभ्यास प्रस्थान है इसका काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजन किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। और साथ ही साथ देखिए अगले वर्ष यानी कि फरवरी 2024 की बात करें, ठीक है, 19 से लेकर के 27 फरवरी, देखिए भारतीय नौसेना जो है वो अरब सागर में, ठीक है, एक मिलन एक्सरसाइज का जो है, जो कि एक 9 दिनों तक चलने वाला नौसैनिक अभ्यास है, उसकी मेजबानी, ठीक है, भारतीय नौसेना करने जा रही है। ये बहुपक्षीय अभ्यास है, यानी कि बहुत सारे देश जो है इस अभ्यास में भाग लेंगे। तो मिलन 2024, ठीक है, जो कि एक नौसेना अभ्यास है, इसका आयोजन 2024 में कहाँ हो रहा है? ये अरब, ठीक है, अरब सागर में हो रहा है। कौन इसकी जो है इस अभ्यास की जिम्मेदारी किसने लिया है? तो ये भारतीय नौसेना ने लिया है। इसमें चूंकि बहुत बहुपक्षीय अभ्यास है तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया सहित लगभग 50 से अधिक देश जो है वो इसमें भागीदारी देखी गई। वर्तमान में अगर भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है दोस्तों? स्टाफ एडमिरल राधा कृष्ण, ठीक है, हरि कुमार। और इसका मुख्यालय का है दोस्तों रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली जो है ये इसका हेडक्वार्टर है इंडियन नेवी का। और आप देख सकते हैं इंडियन नेवी दोस्तों कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 4 दिसंबर को जो है हम इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब आप मुझे बताइए इंडियन नेवी डे की स्थापना स्टैब्लिश कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? चलिए मैं हिंट करती हूँ, इस वर्ष का जो है शांति पुरस्कार 2023 जिसे प्रदान किया गया उसे ही मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। चलिए तो और हिंट करती हूँ, आप बताइए। ये जो है ये जैसे ईरान के एक जो है मानवाधिकार कार्यकर्ता जो काफी समय से जेल में है उनको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आंसर भी आ रहा है और इसका करेक्ट आंसर है नसरीन रजा। ठीक है, नसरीन रजा को दिया गया है, ठीक है, मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2023। तो ये ईरानी महिला, ठीक है, अधिकार प्रचारक हैं और साथ ही साथ इनको 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी है ये नरगिस मोहम्मदी, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, माफ करिएगा, देखिए यहाँ पे नसरीन रजा मैंने बता दिया, इसका करेक्ट आंसर बी है दोस्तों। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है नरगिस मोहम्मदी को सामाजिक न्याय 2023 के लिए, ठीक है,
हारमोनी फाउंडेशन की मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा जो की गई है, देखिए ये गैर सरकारी संगठन है हारमोनी फाउंडेशन। उनके संस्थापक जो अध्यक्ष हैं अब्राहम मथाई के द्वारा ये मुंबई में इसकी घोषणा की गई है। यह पुरस्कार देखा जाए तो ईरान के, जैसा कि आपको पता है ईरान में जिस तरह का विरोध किया जा रहा है वहां पे एक तरीके से स्वतंत्रता के लिए, मानवाधिकार के लिए, तो मानवाधिकार के एक निडर रक्षक और वकील के रूप में जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाला, जिनका नाम देखिए नरगिस है, इन्होंने जो इनके अटूट साहस को मान्यता देता है और वास्तव में मानवता के कार्य के लाता है। अगर हम बात करते हैं सामाजिक न्याय पुरस्कार समारोह, जो कि 19वां जो है मदर टेरेसा मेमोरियल जो अवार्ड है, ये कब दिया जाएगा, तो 26 नवंबर 2023 को, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में दिया जाएगा, निर्धारित है। और ये किसको दिया जा रहा है दोस्तों, तो ये सामाजिक न्याय कार्यकर्ता है दोस्तों, ठीक है, और साथ ही साथ 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि किस राज्य का, ठीक है, किस राज्य का कासरगोड जिला आधिकारिक पेड़ फूल पक्षी प्रजातियों को आधिकारिक तौर पर नामित करने वाला पहला जिला बन गया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, पहला जिला कौन सा बन गया है जिसने जो है आधिकारिक पेड़ फूल पक्षी प्रजातियों को आधिकारिक तौर पर नामित किया है, तो ये है कासरगोड जिला। और ये किस राज्य में है दोस्तों, ये केरल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है केरल का कासरगोड जिला है, जो कि अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ पे जो इसकी प्राकृतिक विरासत है उसी को प्रदर्शित करने के लिए जो है अपने आधिकारिक पेड़ फूल पक्षी और प्रजातियों को आधिकारिक तौर पर नामित करने वाला ये भारत का पहला जिला बन गया है। कासरगोड जिला जो है कासरगोड जिला पंचायत ने राज्य में जैव विविधता प्रबंधन समिति के साथ मिलकर घोषणा किया है। और केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड है उसे जो है औपचारिक रूप से इसकी मांग की थी, तो उसके द्वारा ये मांग किया गया था, जिसको जो है अब ये मान्यता मिल गई है। और ये भारत का पहला जिला बन गया है जिससे जो है यहाँ पे जो अपने आधिकारिक पेड़ फूल पक्षी और प्रजातियों को आधिकारिक तौर पर नामित किया है, ठीक है। संरक्षण गतिविधियों को मजबूत करने के लिए लुप्त प्राय प्रजातियों को जिले की प्रजाति घोषित किया गया है। तो जिले की प्रजाति कौन है, जो लुप्त प्राय प्रजाति, उनको अगर हम जिले की प्रजाति घोषित कर देंगे दोस्तों, तो उनका क्या किया जा सकता है, संरक्षण किया जा सकता है, उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सकता है। इस वजह से ये जो है कदम उठाया गया। इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है, इन प्रजातियों की रक्षा करना, जो कि लुप्त प्राय जो खत्म हो रही है उनकी रक्षा करना, और उनके साथ ही साथ उनको विकास की बढ़ावा देना, उनकी संख्या बढ़ सके, और साथ ही साथ सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना, जिससे कि लोग इनके संरक्षण में आगे आ सके। जिले का आधिकारिक वृक्ष क्या है दोस्तों, कांजीरम, जिसे हम देखा जाए क्या कहते हैं, तो यहाँ पे स्ट्राइकोनस नक्स वोमिका लीन कहते हैं। और जिसका नाम क्या है दोस्तों, इसे अन्य नाम भी रखा गया है, इसको कसारा के नाम रखा गया है, और जिसका अर्थ होता है कीड़ा जड़ी, ठीक है, जो कि जिले का मूल नाम है, ठीक है। वही अगर हम जिले के फूल कौन सा है, पेरिया, ठीक है, पोलाथली, ठीक है, जो कि जिसे हम मालाबार नदी लिली के भी नाम से जानते हैं, और ये आधिकारिक फूल जो है घोषित किया गया है। वही अगर आपसे पूछ दे दोस्तों आधिकारिक पक्षी किसे घोषित किया गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा वेला, ठीक है, वेला वैरान कदलपुरा, ठीक है, परांथु, जिसे हम सफेद पेट वाला समुद्री ईगल के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम जो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, हेलियाटस ल्यूकोकार्टस, ठीक है, इसे जिले का पक्षी घोषित किया गया है। इसी के साथ साथ हम बात करें, ठीक है, पलपुवन अम्मा, जिसे हम विवन अम्मा के भी नाम से जानते हैं, तो कैंटर का ये विशाल का सॉफ्ट सेल कछुआ है, और इसे जो है जिले का प्राणी घोषित किया गया, ठीक है, पलवुवम अम्मा, ठीक है, जिसे हम डीवन अम्मा, और ये कछुआ है। तो ये जो है अन्य प्रजातियां जिनको जो है विभिन्न प्रजातियां जो है जिले की जो है आधिकारिक फूल, आधिकारिक पक्षी, आधिकारिक जो है प्रजाति घोषित किया गया है। किसने किया है दोस्तों, तो ये केरल के कासरगोड जिला, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला जिला बन गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि 37वें राष्ट्रीय खेल का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला टीम, बैडमिंटन टीम ने जीता है दोस्तों। तो ये जो पहला स्वर्ण पदक जो है किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है, असम की, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, बहुत ही यहाँ पे जो है असम ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो पहला स्वर्ण पदक जीता है, और उनकी जो महिला बैडमिंटन टीम ने देखा जाए श्यामा प्रकाश मुखर्जी में फाइनल में किसको हराया, तो महाराष्ट्र को। लेकिन यही देखा जाए कर्नाटक ने जो है, और यहाँ पे पुरुष टीम किससे जीता दोस्तों, तो असम ने, ठीक है, यहाँ महिलाओं की टीम ने, असम महिला टीम ने, और वही कर्नाटक ने जो है महाराष्ट्र पर 3-1 से जीत के साथ जो है पुरुष स्वर्ण पदक जीता है। तो अगर हम महिलाओं स्वर्ण पदक किससे जीता है, तो असम ने, और पुरुष स्वर्ण पदक किससे जीता है, तो कर्नाटक ने, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है
हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर है सैन बॉन्ड, उनको जो है राजस्थान रॉयल ने सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है। तो आईपीएल फ्रेंचाइजी जो है राजस्थान रॉयल्स ने न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज है जिनका नाम है दोस्तों सैन बॉन्ड, और इनको आईपीएल 2024 के सीजन से पहले सहायक कोच और टीम के नए तेज गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया है। सैन बॉन्ड को देखा जाए इससे पहले 2015 में आईपीएल में मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी से जुड़े और टीम के जो है 9 सीजन तक रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से जुड़े थे और टीम के ये लगभग 9 सीजन तक साथ रहे थे, जिसके पहले ये मुंबई इंडियन फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए थे, ठीक है, 2015 से। अब ये देखा जाए राजस्थान रॉयल्स से जुड़ गए हैं और ये जो है सीजन के पहले जो है सहायक कोच और टीम के नए तेज गेंदबाजी कोच के रूप में ये नियुक्त किए गए, ठीक है, राजस्थान रॉयल के द्वारा। तो ये था दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड और ये था आज का हमारा 10 MCQ। बात कर लेते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है, देखिए वो मिलन एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और ये जो भारतीय नौसेना जो है मिलन एक्सरसाइज जो कि बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है, इसका आयोजन किया जाएगा विशाखापत्तनम में। पुस्तक है द रिवर स्विमिंग, ठीक है, कॉलोनियलाइजेशन टू कोऑपरेशन के लेखक कौन है? अशोक टंडन है। डच संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ पे? मिस्र में किया जाएगा। उपन्यास है जिसका नाम है कोल्ड ब्लड, ठीक है, ब्लडेड लव, इसको जो है कौन लिखा है? ये गिरीश चंद्र शुक्ला ने लिखा है, गिरीश दत्त शुक्ला ने। और हाल ही में एक रिपोर्ट आई दोस्तों, वो रिपोर्ट में जो जन्म के समय जो लिंग अनुपात था दोस्तों, लिंगानुपात जो कि 904 था, वो बढ़ करके कितना हो गया दोस्तों? 907 हो गया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।